नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी एक जो रेफरेंस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, मैंने जिस दिन ये ऑर्डर आया था, आप याद करिए, जिस दिन दो जजेस की बेंच ने ऑर्डर दिया था उसी दिन मैंने इस पर डिस्प्यूट किया था और ये कहा था कि ये बहुत सारी एनामली क्रिएट करेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के खिलाफ चली जाती है, ये संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ चली जाती है और ये भारत के स्ट्रक्चर के खिलाफ चली जाती है। दो जजेस की बेंच जिसमें ऑनरेबल जस्टिस पार्टीवाला वही हैं जिन्होंने नूपुर शर्मा के ऊपर कमेंट किया था। ऑनरेबल जस्टिस पार्टीवाला वही हैं जो बहुत सारी बातों पे अक्सर विवादों में बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनके पास बुद्धि भी ठीक है, उनके पास लीगल नॉलेज भी ठीक है। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होगा, क्या इस तरह के कोई जजेस जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को डील करना चाहिए, वो दो जजेस की बेंच अगर ऑर्डर कर दे, आर्टिकल 142 लागू कर दे। आर्टिकल 142 का मतलब ये होता है कि कोर्ट का ऑर्डर अब बाइंडिंग हो जाता है। मैं पावर रखता हूं या नहीं रखता हूं, कहीं से जुरिडिक्शन है या नहीं है, लेकिन मैं ऑर्डर कर देता हूं, मेरा ऑर्डर अब प्रिवेल करेगा। अब चूंकि कोर्ट ऐसा ऑर्डर कर देता है जो प्रिवेल करेगा, गवर्नर सबसे जो हजार्डियस बात थी, वो बात थी कि 10 बिल जो कि तमिलनाडु सरकार के गवर्नर ने रोक कर रखे थे, उन बिल की किसी मेरिट की वजह से वो रोके गए होंगे, मेरिट या डीमेरिट की वजह से रोके गए होंगे। गवर्नर ने उस पर कंसर्न लिया था और प्रेसिडेंट रेफरेंस के लिए रोका हुआ था। उन बिलों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस की बेंच ने तत्काल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल उन बिलों को एसेंट दे दी, जो गवर्नर को देनी चाहिए। गवर्नर अगर रोक लेता है प्रेसिडेंट के लिए तो प्रेसिडेंट को देनी चाहिए, प्रेसिडेंट के रेफरेंस के बाद गवर्नर को देनी चाहिए। वो एसेंट सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस की बेंच ने दे दिया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं है। आर्टिकल 145 में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए 5 जजेस की बेंच चाहिए होती है, वो 2 जजेस की बेंच। और मजे की बात यह है कि उस जज को जो हेड कर रहे थे जज साहब, वो लंबे समय तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहने वाले हैं। अब सवाल यह भी पैदा होगा, क्या ऐसे जजेस जिनको इतनी बेसिक फंडामेंटल नॉलेज का लैक हो जाता है या वो अपनी पावर को सुपरसीड कर जाते हैं, ओवरसीड कर जाते हैं, क्या उनको अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए? आप बिल्कुल राय लिख के सब लोग बताइएगा। यही एक रेफरेंडम है, क्या वो चीफ जस्टिस होने चाहिए? सरकार को उनको चीफ जस्टिस बनने से रोकना चाहिए या फिर कोई कानून भी पास करना चाहिए, या फिर जैसा कि कोलेजियम पहले तय कर चुकी है कि चीफ जस्टिस अपने आप नियुक्त होते हैं, जब उनकी सीनियरिटी जैसे बनती है, एक फार्मूला सेट है, उसके अनुसार वो चीफ जस्टिस बनेंगे, चाहे उनमें कोई अंदर गुण हो, अवगुण हो या जो भी उनके साथ समस्या हो। अब आप सोच लीजिए कि 10 बिलों को उन्होंने असेंट दे दी। क्या बिलों के अंदर की जो गवर्नर की कंसर्न थी, जो गवर्नर की समस्या थी, जो गवर्नर जिस पर सवाल कर रहा था, क्या उसको उन्होंने उसकी मेरिट को चेक किया? क्या उनमें जो प्रश्न किए गए थे कि भारतीय संविधान के या केंद्र की जो अपनी एक फिलॉसफी है, केंद्र का अपना एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के खिलाफ अगर तमिलनाडु के कोई बिल जाते हैं या किसी भी राज्य के कोई बिल जाते हैं, तो क्या उस स्ट्रक्चर के खिलाफ गवर्नर बाउंड है कि वो बिल को साइन करे? कल को अगर तमिलनाडु सरकार ये कहे कि हम हिंदुस्तान से अलग होते हैं, हम आर्टिकल 1 में संशोधन करते हैं, आर्टिकल 1 की अनुसूची में संशोधन करते हैं और उस अनुसूची के अनुसार, जो पहली अनुसूची है, उस अनुसूची के अनुसार अब हम भारत नहीं है, तो क्या गवर्नर ऐसे एसेंट देने के लिए बाध्य है? अगर गवर्नर उसमें कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए बिल को रख लेता है, सरकार फिर से पास करती है और बिल को रख लेता है और बिल को वो ये कहता है कि मैं प्रेसिडेंट की एसेंट लेकर ही करूंगा, और प्रेसिडेंट की एसेंट आने से पहले सुप्रीम कोर्ट में गवर्नर के इस एक्टिविटी को सुप्रीम कोर्ट में अगर चैलेंज कर दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर यह कहता है कि लंबे समय से ही बिल रखा है, आपको अनलिमिटेड टाइम तक रखने का अधिकार नहीं, आपको बिल पर एसेंट देनी ही होगी, आपने लंबे समय से एसेंट नहीं दी इसलिए हम एसेंट देते हैं, यानी कि वो प्रेसिडेंट की पावर का इस्तेमाल, सुपर प्रेसिडेंट हो जाता है। क्या प्रेसिडेंट की पावर का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, वो भी 2 जजेस की बेंच कर सकती? मैं कहता हूं 13 जजेस की बेंच कर सकती। क्या मैं कहता हूं पूरे 34 जजेस की बेंच कर सकती कि वो प्रेसिडेंट की पावर को सुपरसीड कर जाए, गवर्नर की पावर को नलिफाइड कर दे और कहे कि हम ही पावरफुल हैं और हम ऐसा कर सकते हैं। अब चूंकि एनजेएसी में वो झगड़ा चल ही रहा है और वो सुपरसीड कर ही रहे हैं, इसलिए कल को ये भी हो सकता है कि भाई जो जजेस के अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट उसकी शपथ नहीं दिलवाएगा, चीफ जस्टिस ही दिलवाएगा, चीफ जस्टिस की शपथ जाने वाले चीफ जस्टिस दिलवाएगा। ऐसी भी बातें हो सकती हैं तमाम तरह की। होता
एक प्रोसीजर है, प्रेसिडेंट उसमें एसेंट देता है, वही वारंट जारी करता है, वारंट से मतलब वही उसको पब्लिश करता है, वही एसेंट देता है, वही जजेस की नियुक्ति करता है, चाहे वो हाई कोर्ट के चाहे सुप्रीम कोर्ट को। कल को ये कहा जाएगा कि प्रेसिडेंट के पास जो फाइल गई वो प्रेसिडेंट अगर उसको रखे हुए है इन इन फेवर ऑफ जस्टिस, हम उसको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या कोलिजियम में एक जुडिशियल ऑर्डर करे और ये कह दे कि हम प्रेसिडेंट की को सुपरसीड करते हैं और इनकी नियुक्ति हम कर देते हैं, इनका वारंट हम जारी कर देते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन दो जजेस की बेंच ने ऐसा किया, तभी पूरे देश में हड़कंप मचा था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार की सलाह पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 143 का वहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस मांग लेता। रेफरेंस 143 का होता है जिसमें प्रेसिडेंट को अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो वो कंफ्यूजन वो पूछ लेता है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 5 जजेस की बेंच, बाकायदा वो रेफरेंस उन्होंने, अब वो एक दायरा नहीं फिक्स किया, उस रेफरेंस में उन्होंने 1 महीने तक सुनवाई करी, जिसमें 10 दिन लगातार 10 दिन सुनवाई हुई, पूरे पूरे दिन 10 दिन की सुनवाई, दोनों पक्षों को सही से सुना गया, सारा जितना मैटर हो सकता था वो सुना गया। और उसको सुनने के बाद आज रेफरेंस का ऑर्डर आया। रेफरेंस में उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट की पावर को सुपरसीड नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट गवर्नर की पावर को सुपरसीड नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट मेरिट को यहां चेक नहीं कर सकता, मेरिट के बगैर यहां वो सिर्फ इस आधार पर कि बिल मेरिट पर कर रखा गया, बिना मेरिट देखे सुप्रीम कोर्ट को यह पावर नहीं कि वो इस तरह का ऑर्डर कर दे। सुप्रीम कोर्ट को यह पावर भी नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रकार का संशोधन कर दे और टाइम लिमिट गवर्नर की फिक्स कर दे। ये दो जजेस की बेंच की पावर नहीं है। हाँ, ये जरूर है, गवर्नर की पावर के लिए उन्होंने कहा कि वो 3 तरह की पावर का इस्तेमाल करता है। पहली बात है वो जो जो आया है उस पर एसेंट दे दे, दूसरी बात है उसको कुछ कमेंट के साथ वापस कर दे, और तीसरी बात है कि वो प्रेसिडेंट के रेफरेंस के लिए रख ले। इन तीनों ऑप्शंस का उसको इस्तेमाल करना चाहिए। पहली बात यह है कि अगर उसके पास कोई बिल आया है हाउस से, तो इस बिल को वो अनलिमिटेड टाइम तक नहीं रख सकता, उसको इस पर कमेंट करके वापस करना ही होगा। वो अपने पास जिसको वीटो कहा जाता था, वीटो पावर का इस्तेमाल वो नहीं कर सकता, वो अपने पास नहीं रख सकता। वो अपने पास चूंकि नहीं रख सकता, इसलिए उसको वापस करना ही होगा। दूसरी बात, एसेंट दे दे, कोई बात ही नहीं। तीसरी बात, प्रेसिडेंट के रेफरेंस के लिए अगर वो रख लेता है तो इसमें जुडिशियल ऑर्डर नहीं किया जा सकता, और बहुत ज्यादा अगर कुछ किया जा सकता है कि वो उसने अपने पास रख ली है, तो ऐसी परिस्थिति में जुडिशियल रिव्यू आता है। लेकिन जुडिशियल रिव्यू में ऑनरेबल कोर्ट सिर्फ इतना ऑर्डर कर सकता है कि ऑनरेबल कोर्ट ये कहे कि आप विद इन टाइम या विद इन रीजनेबल टाइम या उस पार्टिकुलर बिल के लिए कोई समय दे और कहे कि इतने समय के अंदर इसको डिसाइड कर दीजिए। और इसको डिसाइड करना है, डिसाइड क्या करना है, या तो एसेंट दे दीजिए या रिजेक्ट कर दीजिए या फिर आप प्रेसिडेंट के लिए भेज दीजिए, आप अपने पास नहीं रख सकते। लेकिन अभी ऑनरेबल कोर्ट ने जो पीछे किया था दो जजेस की बेंच ने, उन्होंने बिल को बिना मेरिट चेक किए एसेंट भी दे दी, प्रेसिडेंट की पावर और गवर्नर की पावर भी इस्तेमाल कर ली। दूसरा, उस पर गवर्नर पर लिमिटेशन लागू कर दी, और लिमिटेशन जो उन्होंने टाइम लिमिट बांध दी, टाइम लिमिट भी दो जजेस की बेंच ने आर्टिकल 142 लागू करके कर दी। आर्टिकल 142 लागू करने का मतलब था कि अब वो बाइंडिंग हो जाएगी, वो नहीं चलेगी। अब सवाल नए पैदा हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सारे क्लेरिफिकेशन कर दिए, 5 जजेस की बेंच ने रेफरेंस में सारे क्लेरिफिकेशन कर दिए। अब एक नई अनोमली क्रिएट होती है, मैंने उस समय भी कहा था, अब नई अनोमली क्रिएट होती है। नई अनोमली ये क्रिएट होती है कि रेफरेंस केवल रेफरेंस होता है, वो अवार्ड टाइप का होता है, रेफरेंस अवार्ड होता है, रेफरेंस जजमेंट नहीं होता। प्रेसिडेंट ने रेफरेंस मांगा, प्रेसिडेंट ने सलाह मांगी, उस सलाह को सलाह दी जाती है, वो बाइंडिंग नेचर की नहीं हो सकती। अब दो जजेस की बेंच का जो जजमेंट है वो आज भी बाइंडिंग है। दो जजेस की बेंच का जजमेंट चीफ जस्टिस और 4 और सीनियर मोस्ट जजेस ने 1 महीने तक 10 दिन की हियरिंग करके उसको डिसाइड किया है, और डिसाइड नहीं किया उसको रेफरेंस दिया है। तो क्या ये रेफरेंस जो 5 जजेस ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरह किया है, ये रेफरेंस अगर बाइंडिंग नहीं है, इसकी सुनवाई इतनी लंबी हो गई, ये बाइंडिंग नहीं है, बाइंडिंग दो जजेस की बेंच का ही है, तो क्या इस रेफरेंस की कोई वैल्यू है? अब सवाल यह पैदा होगा कि दो जजेस की बेंच का जजमेंट तो बाइंडिंग है क्योंकि वो जजमेंट है, ये रेफरेंस है, ये सलाह है, वो जजमेंट है। अगर वो जजमेंट है और ये रेफरेंस है, तो क्या ये जजमेंट या ये रेफरेंस बाइंडिंग हो सकता है? ये रेफरेंस की कोई वैल्यू ही नहीं है, केवल सलाह है,
और जबकि पूरी हियरिंग वैसे ही हुई है जैसे कि कोर्ट में 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में हियरिंग होती है, वैसी सारी हियरिंग हुई है। या वैसी हियरिंग होने के बाद उसी प्रकार से रीजनिंग लिखी गई, उसी प्रकार से जजमेंट किया गया, उसी प्रकार से हियरिंग हुई, उसी प्रकार से काउंटर आए, उसी प्रकार से दोनों पक्षों को पूरा समय दिया गया, दोनों पक्षों ने एक मुकदमे की तरह उसको लड़ा, सारे रेफरेंसेस प्रीवियस दिए गए, पुराने जजमेंट कोट किए गए, कानून के फंडामेंटल प्रिंसिपल जो कानून बनाने के समय पर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का विचार था वो सब कुछ दिया गया। यानी कि जो मैक्सिमम 5 जजेस की बेंच की हियरिंग में प्रोसीडिंग चलती है वो सारी प्रोसीडिंग यहां पर फॉलो की गई और उसके बाद रेफरेंस दिया गया। तो भी क्या 2 जजेस की बेंच के जजमेंट को अब बाइंडिंग माना जाएगा? अब 2 जजेस की बेंच का जो जजमेंट है उसको क्या रिव्यू में डाला जाएगा? और रिव्यू में जब डालेंगे तो उसी बेंच में जाएगा, उसी बेंच में रिव्यू जाएगा, तो ये 5 जजेस की बेंच का जो रेफरेंस है उसका कोई हवाला लिया जाएगा? क्योंकि वो तो जजमेंट ही नहीं है, वो बाइंडिंग कैसे हो सकता है? इसलिए ये 2 जजेस की बेंच अगर फिर से ये कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो नहीं मानेंगे, हमने जो ऑर्डर किया है वही ऑर्डर फाइनल है, हम इसको रिव्यू नहीं करेंगे, तो फिर चीफ जस्टिस को फिर से 5 जजेस की बेंच बनानी पड़ेगी पहले। और उसका प्रोसीजर ये 3 जजेस की बनाएगा, 3 जजेस तय करेंगे कि इसको 5 भेजा जाना चाहिए, 5 जजेस की बेंच फिर से सुनवाई करेगी, भारत का टैक्स पेयर्स का पैसा फिर से खर्च किया जाएगा, फिर से सारी प्रोसीडिंग चलेगी, महीनों के हिसाब से प्लीडिंग चलेगी, फाइलें तैयार होंगी और सब कुछ होगा क्या? ये बहुत बड़ी एनोमली क्रिएट हो गई। क्यों नहीं ऐसा होता? जब हम ये कहते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट के पास जब कोर्ट का जजमेंट आ गया है तो कोर्ट का जजमेंट में रिव्यू के बाद क्यूरेटिव पिटीशन डालते हैं। अब ये क्या रेफरेंस जब पूरी भरी अदालत में किया जाए, उसकी सुनवाई की जाए, तो क्या ये क्यूरेटिव पिटीशन की तरह स्वीकार नहीं की जा सकती? क्यूरेटिव पिटीशन की तरह उसको नहीं किया जा सकता? क्या 2 जजेस की बेंच के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट रिकॉल नहीं कर सकता? 5 जजेस ये रिकॉल नहीं कर सकते थे? अभी हमने बनशक्ति वाले जजमेंट को देखा, बनशक्ति के जजमेंट में 2 जजेस की बेंच का जजमेंट था और उन 2 जजेस की बेंच के जजमेंट को 3 जजेस की बेंच बिठाकर उसको रिकॉल किया गया। अगर वो रिकॉल कर लिया गया है, अगर वो रिकॉल कर लिया गया है तो रिकॉल करने के बाद वो जजमेंट नहीं रहा, क्या ये 2 जजेस की बेंच का जजमेंट रिकॉल नहीं किया जाना चाहिए? और रिकॉल करके इसको 5 जजेस की जो रेफरेंस है वो बाइंडिंग नहीं बनाने देनी चाहिए? अगर ऐसा नहीं है तो मुझे लगता है कि ऐसे जजमेंटों को, जो इस प्रकार का जजमेंट 2 जजेस की बेंच कहा जाता है और प्रेसिडेंट अगर उसको रीओपन करवाता है तो प्रेसिडेंट के रेफरेंस को अगर इन हाउस डील किया जाए तो रेफरेंस माना जाना चाहिए, तब वो एडवाइस मानी जानी चाहिए। अदरवाइज अगर वो ओपन कोर्ट में खुलवाता है प्रेसिडेंट और कहता है कि 5 जजेस की ओपन कोर्ट में इसको खोल दिया जाए और इस पर पूरी चर्चा की जाए, तो ऐसी परिस्थिति में वो 5 जजेस की बेंच का जजमेंट 2 जजेस की बेंच के जजमेंट के ऊपर बाइंडिंग होना चाहिए। ये संशोधन अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है और मुझे लगता है भारत के संविधान में अब केंद्र सरकार को और पार्लियामेंट को इस प्रकार का संशोधन कर देना चाहिए कि अगर 2 जजेस की बेंच या 3 जजेस की बेंच ने कोई जजमेंट कर दिया है और वो जजमेंट सही नहीं है, उसको रेफरेंस में डाला जाता है, रेफरेंस में 5 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कन्वर्ट हो जाए। यानी कि रेफरेंस बेंच क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कन्वर्ट हो सकती है? ये पावर भी चीफ जस्टिस को देनी चाहिए कि रेफरेंस बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भी कन्वर्ट की जा सकती है अगर उसको एक हियरिंग के बाद ऐसा लगे। मुझे लगता है ये संशोधन की इस समय जरूरत है। अब नई एनोमली क्रिएट हो गई, इस नई एनोमली को कैसे डील किया जाएगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजेस की बेंच के ऑर्डर की वो धज्जियां उड़ाई हैं और सारी स्थिति क्लियर कर दी है। मैंने इस पर 2-3 बार लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं और उन सभी में कहा है कि ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच को नहीं है, वो अपनी पावर को दरकिनार करता है, वो अपनी पावर को वो अपनी पावर को एक्सीड करता है। और सवाल यहां पर यह भी है, ये 2 जजेस जो कई एक ऐसे जजमेंट दे चुके हैं, क्या उनमें से कोई चीफ जस्टिस होने लायक है? क्या उनको चीफ जस्टिस के लिए प्रमोट किया जाना चाहिए? क्या उनको चीफ जस्टिस के पोस्ट के लिए एलिवेट किया जाना चाहिए? हालांकि रिकमेंडेशन की जाएगी, लेकिन क्या प्रेसिडेंट बाध्य है कि वो उसको करना ही पड़ेगा, चीफ जस्टिस अपॉइंट करना ही पड़ेगा? अगर चीफ जस्टिस अपॉइंट करने से प्रेसिडेंट मना कर देता है और ये कहता है कि रेफरेंस वाले मामले में या इस तरह के आपके जो ऑर्डर हैं वो गुड नहीं है, आपको रोस्टर पावर नहीं दी जा सकती, तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट उस पर फिर से कोई गाइडलाइन जारी करेगा, प्रेसिडेंट के ऑर्डर को सुपरसीड करेगा, जैसा कि इन 2 जजेस की बेंच ने किया था? ये बहुत सारी नई एनोमली क्रिएट होंगी जो मुझे लगता है कि संविधान में एनजेएसी और कल जो जजमेंट आया है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म का,
इन सभी जजमेंटों को ध्यान में रखते हुए अब मुझे लगता है समय आ गया है कि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट सामने आए। इसमें संशोधन की जरूरत पड़ेगी, देश की जनता की हुंकार की जरूरत पड़ेगी, देश के लोगों के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अपने सांसदों को कन्विंस करें कि पार्लियामेंट इस पर एक कानून पास करे और उस कानून को पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट फिर से चैलेंज होगा और उस पर बेंच बैठेगी, तो उस समय भी लोग उसमें ज्यादा से ज्यादा इंटरवीन करें और ये कहें कि संविधान में जो शक्तियां हैं वो थ्रू पार्लियामेंट ही इस्तेमाल हो सकती हैं, वो एवें इस्तेमाल नहीं हो सकती। और पार्लियामेंट जो कहती है, पार्लियामेंट ने ही ये बेंचें बनाई हैं, पार्लियामेंट ने ही ये संविधान बनाया है, पार्लियामेंट ने ही ये कोर्ट बनाया है, इसलिए पार्लियामेंट को दरकिनार करते हुए कोई बात नहीं स्वीकार की जानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।